हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग समान विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान के तीसरे चैप्टर गुरुत्व के अधीन गति के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो इसका उत्तर है ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तर कालीन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब दूसरा है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर है आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति है। सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियमों एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका उत्तर है न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहां F बराबर बल, m1 बराबर पहले पिंड का द्रव्यमान, m2 बराबर दूसरे पिंड का द्रव्यमान, r बराबर दोनों पिंडों के बीच की दूरी और कैपिटल G बराबर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। अब अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि? तो इसका उत्तर है गुरुत्व नहीं होता है वहाँ, इसलिए अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय और अस्थियों की घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमजोर हो जाती है। अब अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान होगा। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में सेब अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिवान होगा। अब अगला प्रश्न है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि? तो इसका उत्तर है गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन अर्थात रेखा तल के अंदर रहती है। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। कोई भी वस्तु तब तक अस्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। अभी तक पीसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, इसलिए झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी। ऐसा माना जाता है कि मीनार की ओर अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल से बाहर हो जाएगी, तब वह गिर जाएगी। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार वर्ष 2030 से 2050 तक यह मीनार पूर्ण रूप से गिर जाएगी। अब अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह? तो इसका उत्तर है वह अब जितना है उसका चौथा भाग। माना जाता है कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी r है, तो न्यूटन के सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार
सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल बराबर F1 इंटू जी इंटू एम एस इंटू एम ई बटा आर स्क्वायर, जिसे समीकरण 1 माना गया, जहां एम एस बराबर सूर्य का द्रव्यमान, यहाँ एस से सन डिनोट किया जा रहा है और ई से पृथ्वी और एम से मास, तो इसलिए हो जाएगा एम एस बराबर सूर्य का द्रव्यमान, एम ई बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान और कैपिटल जी बराबर गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अगर सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी दुगनी हो जाए तो F2 बराबर जी इंटू एम एस इंटू एम ई बटा 2r का होल स्क्वायर, अतः जी बराबर एम एस इंटू एम ई बटा 4 इंटू आर स्क्वायर, जिसे इक्वेशन 2 माना गया और इसलिए समीकरण 1 और 2 से F1 बटा F2 बराबर 4 बटा 1, अतः 4F2 बराबर F1, इसलिए F2 बराबर 1 बटा 4 इंटू F1। अब अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तित। आदर्श परिस्थितियों में किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है। अब अगला प्रश्न है, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात सभी एक साथ पहुंचेंगे। आदर्श परिस्थितियों में समान ऊंचाई से गिराए जाने पर लकड़ी, लोहे एवं मोम के समान आकार के टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे, क्योंकि सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। अब अगला प्रश्न है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, तो इसका उत्तर है लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार के समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी तथा लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। अब अगला प्रश्न है, दो गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेगी। अब अगला प्रश्न है, कथन, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, कारण आर है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, निम्नलिखित कूटों में से उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर है सी, अर्थात कथन सही है परंतु कारण गलत है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6वां भाग है, इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6वां भाग होगा। इस प्रकार कथन सही जबकि कारण सही नहीं है। अब अगला प्रश्न है, किसी पिंड का भार, तो इसका उत्तर है बी, अर्थात ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम एवं ध्रुवों पर सबसे अधिक होने के कारण पिंड का भार भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर का भार होता है, तो इसका उत्तर है पृथ्वी की ध्रुवों पर अधिक। अब अगला प्रश्न है, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन में। किसी पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है और उसका भार दो चीज़ों पर निर्भर करता है, पहला गुरुत्व बल और दूसरा पिंड पर लगने वाला उत्क्षेप बल। दिए गए विकल्प में हाइड्रोजन सबसे हल्का और विरल माध्यम है, अतः उसके द्वारा लगाया गया उत्क्षेप बल सबसे कम होगा, अतः पिंड का भार हाइड्रोजन में सर्वाधिक होगा। अब अगला प्रश्न है,
गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय में विस्थापन का विवरण किसमें सही दर्शित है? तो इसका उत्तर है ए में। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर चलने से पहले इसके विस्तार को पढ़ लेते हैं। विरामावस्था शून्य से गुरुत्व बल के साथ स्वतंत्र पूर्वक गिरते हुए पिंड के लिए S बराबर 1/2 इंटू जी टी का स्क्वायर समीकरण उपयुक्त है, जो परवलय की समीकरण है। अतः विकल्प ए रेखाचित्र का सही प्रदर्शन है। अब अगला प्रश्न है, एक चिकना आनल तन क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है। अधस्तल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय है क्या? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात 1/sin θ इंटू अंडर रूट 2h/g। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो इसका उत्तर है 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। अब अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर g का मान क्या होगा? तो इसका उत्तर है 2% बढ़ जाएगी। गुरुत्वीय त्वरण के मान में प्रतिशत परिवर्तन बराबर dg/g इंटू 100 बराबर 2 इंटू dr/r इंटू 100%। जब m नियत रहता है तो इसलिए 2 इंटू 1% बराबर 2% वृद्धि। अब अगला प्रश्न है, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा? तो इसका उत्तर है 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से कम। विनाशकारी भूकंप के त्वरण के कारण त्वरण का मान 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से अधिक होगा। अब अगला प्रश्न है, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा? तो इसका उत्तर है 100 किलोग्राम। किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा वह अस्थिर रहता है। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है। अब अगला प्रश्न है, भारहीनता होती है? तो इसका उत्तर गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। भारहीनता वह अवस्था है जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाए। हम जानते हैं कि पिंड का भार W बराबर mg होता है। यदि ऊपर की तरफ प्रक्षेपित वस्तु का त्वरण गुरुत्वाकर्षण को संतुलित कर दे तो W बराबर m इंटू g1 प्लस g2, अतः 0 होगा। अब अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। तो इसका सही उत्तर है ए। रेडियम तत्व की खोज पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने 1898 ईस्वी में की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ष 1928 में किया था। एक्स किरणों की खोज 1895 ईस्वी में विल हेलम के रोएंटजेन ने की थी। एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में चेचक की टीके की खोज की थी। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। हम पृथ्वी की घूर्णन गति का अनुभव नहीं करते क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। अब अगला प्रश्न है,
यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो इसका उत्तर है वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी की सतह से के निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, तो इसका उत्तर है डी, अर्थात उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक है केंद्रीय बल और दूसरा प्रक्षोभ बल। केंद्रीय बल गोलाकार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण उपग्रह अपनी गति के लिए आवश्यक अपकेंद्री त्वरण प्राप्त कर पृथ्वी की वृत्तीय अथवा दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है और पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता। प्रक्षोभ बल के अंतर्गत वायुमंडलीय कर्षण, पृथ्वी के गोलाई में त्रुटि, चंद्रमा एवं सौर के गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव, सौर विकिरण, दाब आदि से उत्पन्न बल आते हैं। इन बलों का योग यद्यपि कम है किंतु इनके कारण उपग्रह के पथ में विचलन आ जाता है। अधिक ऊंचाई वाली कक्षा में स्थापित उपग्रह तो वायुमंडलीय कर्षण से अप्रभावित रहते हैं परंतु निम्न कक्षा वाले उपग्रहों की कक्षीय त्रिज्या वायुमंडलीय कर्षण से प्रभावित होकर धीरे धीरे कम होती जाती है और अंततः ऐसे उपग्रह पृथ्वी के सघन वायुमंडल में पहुंचकर भस्म हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है, तो इसका उत्तर बी, अर्थात पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। अब अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, तो इसका उत्तर है डॉपलर प्रभाव के द्वारा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। यह ट्रैकिंग ट्रांसमीटर व रिसीवर की सहायता से की जाती है। डॉपलर प्रभाव की मदद से सुस्पष्टता से यह ट्रैकिंग संभव होती है। अब अगला प्रश्न है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वो ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है, तो इसका उत्तर बी, अर्थात केंद्राभिमुखी बल के द्वारा। उपग्रह अपने कक्ष में अभिकेंद्र बल के कारण पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। अब अगला प्रश्न है, प्रकृति के ज्ञात बलों के 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसा कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो इसका उत्तर है ए, अर्थात गुरुत्व चारों में से प्रबल है। 4 आधारभूत बलों में गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण बल है जबकि प्रबल नाभिकीय बल समस्त मूलभूत बलों में प्रबलतम है। अब अगला प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, तो इसका उत्तर है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। तो माना व्यक्ति का द्रव्यमान m तथा भार w है तथा लिफ्ट त्वरण a से ऊपर की ओर जा रही है। व्यक्ति पर लगने वाला बल पहला गुरुत्व के कारण लगने वाला बल होगा mg, वहीं लिफ्ट द्वारा ऊपर की दिशा में प्रतिक्रिया होगी ma। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार W माइनस mg बराबर ma, अर्थात W बराबर m इंटू जी प्लस a। स्पष्ट है कि लिफ्ट द्वारा त्वरित गति से ऊपर की ओर जाने पर व्यक्ति को अपने भार W के बढ़ने का आभास होगा। इसके विपरीत लिफ्ट द्वारा नीचे की ओर गति करने से व्यक्ति को अपने भार में
कमी का अभाव होगा, क्योंकि उस दशा में त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कालावधि उसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। हम जानते हैं कि t बराबर 2 पाई इंटू एल बटा जी, अतः लोलक की लंबाई जितनी अधिक होगी उसकी कालावधि भी उतनी ही अधिक होगी। अब अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि, तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। सर लोलक का आवर्तकाल बराबर t बराबर 2 पाई इंटू √L बटा जी, जहाँ L बराबर लोलक की लंबाई। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। परिणामतः लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है। अब अगला प्रश्न है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल होगा, कम हो जाएगा। लकड़ी झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर लोलक की प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी और फलस्वरूप उसका प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक समान दोलक का दोलन चल रहा है ऐसे में, तो इसका उत्तर है सी, अर्थात 1, 2 और 4 तीनों सही है। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ लेते हैं। सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। जब पिंड गति के अंत बिंदुओं अर्थात चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसका त्वरण अधिकतम हो जाता है, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यायन बल अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा शून्य होती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है और वेग शून्य होता है। साथ ही हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त सामान्य परिस्थितियों के सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है। इस प्रकार कथन 1, 2 और 4 सही है, जबकि कथन 3 सही नहीं है। अब अगला प्रश्न है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो इसका उत्तर है शीतकाल में। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि इसका आवर्त पथ अथवा आवर्तकाल घट जाता है, जबकि ग्रीष्मकाल में इसका आवर्त पथ तथा आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी ग्रीष्मकाल में धीरे चलती है और वह सुस्त हो जाती है। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अब अगला प्रश्न है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोग्राम प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा, तो इसका उत्तर है बी, अर्थात वो वापस पृथ्वी पर आ गिरेगा। किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंके जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह वस्तु वापस पृथ्वी पर आ गिरेगा, क्योंकि पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अब अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है, तो इसका उत्तर है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वर्ग वेग से कम होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है तथा धरती पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण वे वहां से पलायन कर जाते हैं। इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है।
तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।